मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 9th के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और बेसिकली ये हमारा पार्ट नंबर 6 वाला वीडियो है, यानी कि 6 नंबर का पार्ट। इससे पहले 5 पार्ट डाल दिए हैं, नहीं देखे तो वो जाके वो 5 वीडियो देख लीजिएगा। अगर सभी पार्ट हमारा आप देख लेते हो तो मेरी गारंटी आपका साइंस में A+ कहीं नहीं जाने वाला है। इसी प्रकार से मैथ में पूरा देख लो तो मैथ में A+ कहीं नहीं जाने वाला है। हिंदी, इंग्लिश और SST सब कुछ चल रहा है आपका, तो सब कुछ देख लोगे तो आपका सब में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, A+ जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसमें उस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। समझो मेरी बात। देखो, जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, ये बेसिकली नाभिक में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है इन दोनों के द्रव्यमान के योग से होता है। ठीक है, क्योंकि जो पूरा जो परमाणु होता है उसका सारा का सारा द्रव्यमान आपके सेंटर में केंद्रित होता है। ठीक है ना, सेंटर में ही होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। देखा तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो बहुत ही कम ना के बराबर होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो भी द्रव्यमान होता है परमाणु का वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है ये बेसिकली प्रोटॉन यानी कि P+, ठीक है, और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से बनता है आपका द्रव्यमान संख्या यानी कि Z बनता है। ठीक है, और अगर आप लोग A की बात करो यानी कि परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे Z का वैल्यू है पता, ठीक है ना, और आपके पास मान लो A का वैल्यू पता है, आपको न्यूट्रॉन निकालना है। तो अगर हम लोग Z में अगर A को घटा दें तो न्यूट्रॉन आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब Z जो होता है ये बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से होता है। ठीक है, और A जो होता है वो प्रोटॉन होता है। तो आपके पास समझ लो कि A यानी कि प्रोटॉन का वैल्यू है आपके पास। तो अगर आप लोग Z में A को घटा दोगे, यानी कि अगर आप लोग Z में P को घटा दोगे तो आपके पास सिर्फ N ही ना बचेगा, न्यूट्रॉन ही ना बचेगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोग को अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो आपको द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाना पड़ेगा। वरना बस ऐसे याद रख लो, द्रव्यमान में अगर परमाणु संख्या को घटा दे, ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, यानी कि Z-A, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न, सबको पता है कि कोशिका है और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सबको पता है, राइबोसोम में होता है। जिसको नहीं पता है याद कर लो। अच्छा, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, आया हुआ प्रश्न है, तो बेसिकली उसको सुबरीन पाया जाता है, याद रखना, सुबरीन पाया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक है, तो ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पक्षमाभी एपोथीलियम पाया जाता है। पक्षमाभी एपोथीलियम, जो कि 3 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, यही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण होता है? तो देखो, जो पौधे में जड़ और तने की जो मोटाई होता है ना, ये बेसिकली आपके पास कैम्बियम के कारण होता है, कैम्बियम ऊतक के कारण होता है। तो सीधा सीधा आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य के 4 होते हैं, पक्षी के भी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए सब याद रखिएगा। अच्छा, मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आया हुआ प्रश्न सब है। अच्छा, बुकलंग पाया जाता है तो बिच्छू में पाया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मेढक है तो मेढक क्या बताओ? ये एक शीत रक्त वाला एक जीव है। 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक रोग वाहक कीट है, तो बेसिकली मक्खी हो गया, तिलचट हो गया, सनसद मच्छर, ये सभी कीट में आता है और ये सभी रोग वाहक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि सभी के सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दीर्घकालीन रोग है। दीर्घकालीन रोग क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे दीर्घकालीन रोग की अगर मैं बात करूँ तो आपका एक्जिमा हो जाएगा। एक्जिमा 4 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि जो जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हैजा हो गया, सब आप लोग का जल्दी शॉर्ट टाइम में सही हो सकता है। ठीक है, अगर सही उपचार मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? लोह तत्व की कमी से। साग सब्जी खाओ, एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया में शरीर बड़ा कमजोर होता है, खून पतला पतला हो जाता है। अच्छा, दाल में हमें क्या प्राप्त होता है? दाल में हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। आप लोगों ने सुना होगा मम्मी के मुंह से, पापा के मुंह से कि दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, अच्छा, अनाज में क्या पाया जाता है? तो अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो बेसिकली हरित क्रांति से ही आपका भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो 40 का 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। देखो, अभी 40 था, अब आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया। मेरे पास 9th का, 10th का, सभी क्लास का बुक का भरमार है मेरे पास। तो वही में से जो जो बुक से मुझे जो जो अच्छे प्रश्न लगते हैं वो मैं पिकअप कर लेता हूँ। तो इसलिए नंबर में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा आता है, नंबर में ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आपके पास बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 10 नंबर में। अच्छा,
लेकिन ध्वनि तरंग बनते हैं तो ध्वनि तरंग जो बनता है वो संपीड़न और विरलन क्षेत्र से बनता है, यानी कि दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है कहलाते। समझो मेरी बात, उतना दिमाग खराब नहीं करना। देखो, मतलब एक ऐसा तरंग जिसमें जिस तरह से मान लो कि इस डायरेक्शन में कोई तरंग गति कर रहा है, तो जो कणों का जो विक्षोभ होगा वो भी आपका इसी डायरेक्शन में गति करेगा, यानी कि पैरेलल गति करेगा। अगर ऐसा हो तो वो कौन सा तरंग कहलाता है? उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस तरंग को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव मुझे इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा से याद है, ठीक है। तो आपके पास अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें क्या होता है कि जो गति जो होता है वेव का, उसी दिशा में आपका माध्यम के कणों का भी वाइब्रेशन होता है, ठीक है। याद रखना मेरी बात। चलिए एक बात और याद रखिएगा, जो आपके पास वेव होता है, जो आपके पास तरंग होता है, उसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा, जिन तरंगों के माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन ना करके तरंग की चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते कहलाते। देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि जिस तरफ में गति था उसी तरफ में आपका माध्यम के जो कण है वो आपका वाइब्रेट करता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मान लो कि गति इस डायरेक्शन में, लेकिन जो तरंग का जो मूवमेंट होगा, जो वाइब्रेशन होगा, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये वेव कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देख लो कि जो आपके पास गति साइड है और जो आपके पास कणों का जो वाइब्रेशन होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि इस सतह के लंबवत होता है, यानी कि गति के दिशा के लंबवत होता है। तो इस वेव को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि जिस तरह गति होगा उसके लंबवत कणों का वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, इसमें क्या होगा कि गति के दिशा में ही, गति के सापेक्षी, गति के समांतर ही क्या होगा कि कणों का वाइब्रेशन होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश जो होता है बेसिकली आपके पास अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है, यानी कि ये बेसिकली जिस तरह गति करता है उसी के उसका जो पार्टिकल होता है वो बेसिकली उस गति के लंबवत मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आपके पास अनुप्रस्थ का हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण होते हैं, तो ध्वनि तरंग का अभिलक्षण की बात करो तो आवृत्ति होता है, आयाम होता है, वेग होता है। वेग कैसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है, आयाम का मीटर होता है। आवृत्ति का देखा जाए तो आवृत्ति का आपका देखा जाए तो हर्ट जो होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो निम्नलिखित में परिवर्तित होता है। देखा जाए तो आपके पास घनत्व और दाब दोनों में परिवर्तित होता है। अगर माध्यम मान लो कि किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही है तो उस टाइम पे घनत्व और दाब दोनों बढ़ता है, ठीक है, संपीड़न और विरलन के कारण। कैसे समझो, देखो इसी से रिलेटेड प्रश्न है। अच्छा, किसी तरंग का संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहाँ, जैसा कि मैंने बोला कि घनी जो आपके पास तरंग होता है ये बेसिकली संपीड़न और विरलन से चलता है, ठीक है। तो जब भी संपीड़न होगा तब क्या होगा पता है? घनत्व और दाब दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कि मान लो कि जब विरलन होगा, फिर बोलो कि जब विरल होगा, तब उस टाइम पे क्या होता है कि जो दाब का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, घनत्व भी क्या होता है कि वो दूर दूर हट जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब आपके पास वेव चलता है तो वो बेसिकली संपीड़न और विरलन के साथ चलता है, जिस कारण से जब संपीड़न होता है तो आपके पास घनत्व दाब बढ़ जाता है, और जब विरलन होता है तब घनत्व दाब घट जाता है। जिससे क्या पता चलता है कि जब वेव जब चलता है, जब वो मोशन करता है, तब आपका घनत्व और दाब में परिवर्तन होता है। तो यही क्वेश्चन आपका था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। चलो, 18वां प्रश्न बात है कि किसी तरंग का शिखर क्या कहलाता है? तो किसी तरंग का जो शिखर कहलाता है उसको श्रृंग कहते हैं। और जो डाउन वाला चीज होता है, या फिर बोले कि जो आपके पास डाउन जो होता है वो उसको हम लोग गर्त बोलते हैं, ठीक है। याद रखना मेरी बात। अच्छा, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विचलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। इसका भी ऐसा मतलब मीटर ही होता है, याद रखना मेरी बात। तो लो क्वेश्चन आ गया आपके पास कि तरंग दैर्ध्य का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर होता है। तो याद रखना, तरंग दैर्ध्य, आयाम, इन दोनों का ऐसा मतलब मीटर ही होता है। तो याद रखना मेरी बात, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का सेट वगैरह लगाया होगा, एक्चुअली मैं ओरिजिनल पेपर की बात कर रहा हूँ, मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग देख पाए होंगे कि आज जो मैंने वीडियो लिया इसमें बहुत सारे प्रश्न, क्या लगभग सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। मैं ऐसा प्रश्न आपको कराता ही हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।